हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये होगा केमिस्ट्री का। तो पिछले वीडियो में जो है हम सब चला रहे थे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो साइंस का भी जो हम कंटिन्यू करेंगे और मैथ का भी जो है कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो है क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। ये केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है। जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद फिजिक्स, फिर जो है बायोलॉजी हो जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन में जो है लिखा गया है, पहला क्वेश्चन कि कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। अब जैसे ये सब क्वेश्चन जो है क्या है कि आप याद कीजिएगा। तो याद करने से क्या है कि मतलब एक बहुत सारा कि केमिस्ट्री का याद करें, कि फिजिक्स का, बायोलॉजी का, फिर उधर जो है सोशल साइंस का 5 सब्जेक्ट है, हिंदी है, संस्कृत है। तो अगर ऐसे ही मतलब जैसे वो सब चीज़ है सोशल साइंस का तो है, तो वो तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन मैथ साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ही चीज़ को याद रखना पड़ता है। जैसे याद तो आपको करना ही पड़ेगा, हंस के या रो के याद करना ही है। अब की बार मैट्रिक पार करने के लिए जो है आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इतना तय है, लिख के रख लीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है कि मतलब उतना ज़्यादा नहीं याद रखेंगे। क्या है कि कुछ ही चीज़ याद रखना है, जो याद करने वाला याद रखना ही पड़ेगा, तो उससे आपका क्लियर होगा। यानी इसमें हम क्या है कि कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे, और वो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उससे बन जाएगा। जैसे अगर मैथ में डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराते हैं और उसमें फार्मूला वगैरह नहीं की चर्चा अगर नहीं करते तो आपको बोझ लगता। तो उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद जो है वो क्वेश्चन डील होता है तो मज़ा आता है। तो चलिए उसी एनर्जी के साथ जो है हम फिर सब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो चलिए, आपको हमारे क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपको जो है पता होगा धातु मतलब तत्व क्या होता है, 118 तत्व है, ये सब पता होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे मेन जो जरूरी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो आपको आता होगा। तो क्या होता है कि एक बात आप याद रखिएगा कि जो धातु है यानी जो मेटल है, धातु मेटल धातु है, वो जब धातु क्या है कि जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी, अम्ल, तब क्या है कि वो हाइड्रोजन गैस मतलब H2 हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करेगी, H2 जो है गैस मुक्त करेगी। जब धातु जो है हाइड्रोजन से धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। अब धातु क्या होता है, अम्ल क्या होता है? तो धातु का मतलब होता है कि जिसके बाहरी सेल में, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा तो निश्चित रूप से धातु आप जानते होंगे, जिसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होती है तो वो धातु होती है। अगर 4 होगा तो 4 है तो वो निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है या नोबल गैस है। अगर 5, 6, 7 है तो वो जो है अधातु होता है, नन मेटल। और अगर 8 रहेगा तो निष्क्रिय गैस होगा। अगर 4 है तो वो उपधातु होता है। ऐसे उपधातु की संख्या जो है 7 ही है, उसका ट्रिक होता है टेम्पो आज जैसी होगी। तो वो सब अगर ये क्वेश्चन इसमें आता है तो हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा क्लास है डिस्कशन करने का। तो जो धातु हुआ उसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बाहरी सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और अम्ल का मतलब हुआ कि अम्ल जो है कोई भी सूत्र में अगर वो हाइड्रोजन से स्टार्ट है, अम्ल पहचानने का तरीका है कि इसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट होना चाहिए। ये अगर हाइड्रोजन से स्टार्ट है तो वो अम्ल होगा। जैसे अगर इधर धातु हम लेते हैं सोडियम और ये H से स्टार्ट है, HCl, और आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका वैलेंसी के बाद जो है वैलेंसी अगर आता होगा तो आप बना लिए होंगे, मतलब कंपाउंड ये जो है आयनिक यौगिक बना लेते होंगे। तो ये सब चीज़ आता होगा, इसलिए हम ये सब चीज़ मतलब इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको डील कराना है, डिस्कशन वही कराना है। तो जो अम्ल है वो HCl है। तो HCl में क्या है कि इसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ तो ये इसलिए ये अम्ल है। मतलब पहचानने का ये तरीका, अम्ल को पहचानने का तरीका है कि उसमें HCl होगा, मतलब HCl नहीं होगा, उसमें हाइड्रोजन होगा। तो सोडियम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो इससे क्या होगा कि अब एक टेबल याद रख लीजिएगा कि वो टेबल हम इधर लिख रहे हैं, क न क मांगे L G, फिर
लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड। इसका मतलब हुआ, अब समझाते हैं अभी। क का मतलब यहाँ पर हुआ पोटेशियम के, न का मतलब सोडियम Na, उसके बाद इससे कैल्शियम, मांगे मतलब Mg, उसके बाद L का मतलब एल्यूमिनियम आलू, G का मतलब जिंक, फिर का मतलब Fe आयरन, लेड मतलब Pb, और ये हाइड्रोजन भाई साहब है, कॉपर है, उसके बाद ये है Hg, ये पहला है का मतलब होगा Hg, उसके बाद ये रहा, ये ठीक है, इसका मतलब Hg हुआ, ये है Hg, उसके बाद Ag, और ये Au है। अब ये सब क्या होता है आपको समझ में आएगा अभी। ये जो अभी हम लिखे हैं ये है क्रियाशीलता श्रेणी, यानी 118 जो तत्व है, एलिमेंट्स जो है 118 तत्व में से सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा जो तेज़ दौड़ता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो अभिक्रिया करेगा तो वो उसको क्रियाशीलता श्रेणी में रखते हैं, उसको क्रियाशील बोलते हैं। सबसे फास्ट जो अभिक्रिया करता है वो पोटेशियम करता है। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व मतलब सबसे सक्रिय तत्व कौन है, सबसे जो है मतलब क्रियाशील तत्व जो है कौन है, तो वो होता है पोटेशियम। लेकिन इसमें से अगर यही 4 गो ऑप्शन देगा, इसमें से पूछा जाएगा तो ये जो है बढ़ते मतलब जो लिखे हैं ये घटते क्रम है, सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, तो इस तरीके से है। तो इसमें जब भी यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, तो सोडियम हाइड्रोजन को देखिए कि सोडियम और हाइड्रोजन में सोडियम कौन जो है अभिक्रियाशील अधिक है, मतलब कौन जो है ये टेबल में अधिक ऊपर है। तो इसमें जो ऊपर है वो देखिए कि सोडियम यहाँ पर है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन से पावरफुल है सोडियम। तो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को जो है विस्थापित कर देगा सोडियम, यानी इसको भगा देगा, इसको भगा देगा। मतलब हुआ कि समझिए कि ये दोनों के बीच दोस्ती है। अब ये दोनों के बीच दोस्ती है, अब कोई तीसरा आदमी जो है वो सोडियम है, वो आ गया। लेकिन है क्या कि जब दोस्ती उतने भर आता है जब जेब में नोट है तो ही दोस्ती है। क्या है, ये जो क्लोरीन है ना, ये बहुत ही बहुरूपिया है। क्लोरीन क्या है कि अब हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर ले है, लेकिन हाइड्रोजन से भी अगर पावरफुल अगर सोडियम है ही पावरफुल, तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो इसको छोड़ देगा और इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा NaCl। ये दोनों का वैलेंसी 1 होता है और जो बच जाएगा वो हाइड्रोजन बचेगा। तो H जो है हम नहीं लिखेंगे, जो भी अधातु होता है, हाइड्रोजन जो है अधातु है, भले ही बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो अधातु है, तो वो जो हमेशा H2 के रूप में रहेगा, अणु के रूप में रहेगा। उसके बाद इसको आप संतुलित जानते होंगे, करना आता होगा आपको। संतुलित अगर करेंगे तो ये H2 है, तो यहाँ पर भी जो है इसमें परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो ये भी 2 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद क्लोरीन जो है यहाँ पर क्लोरीन 2 गो हो गया, इधर क्लोरीन जो है 1 गो है तो 2 कर लेते हैं, और सोडियम जो है ये 2 हो गया, तो ये संतुलित हुआ। तो क्वेश्चन जो हमारा था कि धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगी, तो वो जो गैस होगा, कौन सा गैस होगा, तो हाइड्रोजन गैस होगा। जो भी धातु है ऐसे करके आप बना सकते हैं, जो भी धातु है अम्ल से अभिक्रिया करा के हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। ये हमेशा इसमें जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हाइड्रोजन गैस होगा, आंसर हो जाएगा इसका C नंबर। उसके बाद लिखा गया है कि Fe2O3 + 2A लिखते हैं। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन का डिस्कशन था। आप आंसर देख लीजिएगा, C नंबर होगा हाइड्रोजन। ऐसे भी आंसर रहे ऑप्शन में या ना रहे, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट जानिए, ऑप्शन में जो भी है वो तो होगा ही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस में 2Al इससे बना है, जो बना है वो देखिए यहाँ पर देखिए कि आयरन है, यहाँ पर आयरन है और ये एल्यूमिनियम है। तो आयरन एल्यूमिनियम में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो आयरन में जो आयरन यहाँ पर है, एल्यूमिनियम यहाँ पर, एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है। तो क्या करेगा, ये जो एल्यूमिनियम है ना, आयरन को जो है भगा देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये अभिक्रिया अगर पूछा जाता है ना तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन नहीं, एक ही पद को विस्थापित किया है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया है, जिसको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पर भी देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब काम आएगा आपको। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो एल्यूमिनियम है यहाँ पर, ये
आयरन से ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ देख लीजिए एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये आयरन को ये भगा देगा और अभिक्रिया कर लेगा खुद जाके ऑक्सीजन से। तो एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी हो जाता है, तो Al वैलेंसी का आदान प्रदान हो जाता है, तो Al2O3 हो जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी 3 है तो 3 वाला आ जाएगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन का 2 है तो 2 इधर आ गया। उसके बाद बच गया बेचारा Fe आयरन। तो जो भी धातु होता है ना वो अणु के रूप में नहीं लिखते हैं, वो ठीक है। धातु को अणु के रूप में लिखा जाता है, जैसे ये अणु के रूप में, ये नहीं कि इसमें 2 लगाएंगे। उसके बाद संतुलित करना है, तो देखिए एल्यूमिनियम 2 गो है, ये भी 2 गो है, यहाँ पर 2 था उसमें से लिख दिया। अब ये ऐसे एक रियलिटी ये है कि ये होना चाहिए। अब इसको अगर संतुलित करना होता तो 2 से गुना करते। उसके बाद आयरन जो है यहाँ पर 2 है, इसमें 1 ही है तो इधर से गुना, ये नहीं कि इसमें गुना कर लेंगे, वो अलग बात होता है। जैसे इसका मतलब हुआ कि अणु को बढ़ा रहे हैं हम, अणु की संख्या को बढ़ाएंगे, परमाणु को नहीं। अणु को बढ़ाएंगे तो परमाणु खुद ब खुद बढ़ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए कि ऑक्सीजन जो है 3 को इधर है, एल्यूमिनियम 2 ठो आयरन, तो ये सब संतुलित है। तो अब पूछा जा रहा है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार है। तो देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक ही पद को विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब भगा देना, विस्थापित मतलब भगा देना। उसके बाद तो इसमें देखिए कि संयोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, वियोजन। तो विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और द्विविस्थापन रहता तो प्रतिस्थापन उसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा D नंबर। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर जो है D हो जाएगा। उसके बाद लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, मतलब लौह चूर्ण मतलब आयरन है, इस पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं। ये सब चीज़ आपको आता होगा और आना ही चाहिए, तो आपको जो है ये समझ में आएगा, अन्यथा भी आएगा ही आएगा, समझ में आएगा, समझ में ना कैसे आएगा। तो यहाँ पर HCl है, हाइड्रोजन है, ये क्लोराइड है, नाम थोड़ा सा चेंज होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो फिर वही बात देखिए, इसमें अभिक्रिया होगा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर आयरन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर पावरफुल है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, तो हाइड्रोजन बेचारा भाग जाएगा। फिर इधर जो है Fe हो जाएगा। अब देखिए Fe के पास जो है 2 वैलेंसी होता है, Fe आयरन का जो है ना 2 और 3 दोनों वैलेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही वैलेंसी यूज होगा। तो Fe के पास 2 वैलेंसी और क्लोरीन के पास 1 वैलेंसी, तो क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो यहाँ पर आ जाएगा, Fe का जो वैलेंसी है वो यहाँ आ जाएगा, तो इसका 2 वैलेंसी। तो FeCl2 प्लस H2 अब संतुलित करेंगे तो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो संतुलित हो गया। तो कहा गया था कि जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, सही उत्तर पर जो है निशान लगाना है। तो देखिए लौह चूर्ण है मतलब लोहा है, इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब उसमें थोड़ा सा सूखा होता है वो डाल दिया जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो क्या हुआ है, तो पहला कहा गया है कि क्या हुआ है, हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, वो ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, क्या बना है, तो आयरन क्लोराइड बना है और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। तो देख लीजिए लिखा गया है पहला ऑप्शन की हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये सही है। और उसके बाद क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस तो निकला ही नहीं, तो ये जो है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर A नंबर करेक्ट है। फिर 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है ऐसे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अब श्वसन जो अभिक्रिया जो है 11-12 अभिक्रिया है जो आपका पहला चैप्टर में पढ़ना है। तो उसमें क्या है कि एक है कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकलना, और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा देना, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ना तो उसको ऊष्माक्षेपी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा अगर निकलेगा तो उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और ऊष्मा अगर हमको देना पड़ेगा तो ऊष्माशोषी बोलेंगे। आप बताइए कि श्वसन में हम सांस लेते हैं, फिर सांस निकला, तो श्वसन क्रिया के दौरान जो है क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा जो है निकलता है, यानी सांस छोड़ते हैं तो ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्मा निकल रहा है मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद देखिए उपचयन अपचयन ये सब भी अभिक्रिया ही है। उसके बाद लिखा गया है कि 5 नंबर में कि CuO है मतलब कॉपर ऑक्साइड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, तो इससे क्या बनेगा, तो आप खुद बता सकते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए कॉपर है, हाइड्रोजन है, ये दोनों में जो है कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन एकरा भगा देगा कॉपर को, चलो ये भाग गया। तो उसके बाद हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी हो जाता है, तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास है तो 2 आ जाएगा हाइड्रोजन पर, और ये ऑक्सीजन
पर हाइड्रोजन का एक वैलेंसी है। अब ये सब लिखने का भी ये तरीका क्या होता है कि देखिए, कोई भी सूत्र लिखा जाएगा ना, अगर वो आयनिक सूत्र होगा, मतलब आयन से बना होगा, मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से अगर बनता है तो उसको आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक बंध वो बनाता है। तो आयनिक यौगिक में क्या होता है कि पहला अगर लिखा जाता है वो धातु का प्रायोरिटी ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें जो भी सूत्र होगा अगर आयनिक है, जैसे ये सहसंयोजी है, मतलब दोनों अधातु है, धातु धातु के बीच तो अभिक्रिया होता नहीं है, धातु अधातु के बीच जो अभिक्रिया होता है उससे आयनिक यौगिक बनता है, अधातु अधातु के बीच जो अभिक्रिया होता है उससे सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो यहाँ पर जो है ये धातु अधातु मतलब अधातु अधातु है तो दोनों से बना है, तो ये सहसंयोजी यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ऑक्सीजन से, इसलिए H2O लिखा गया। अब ये संतुलित है, तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है। तो पूछा जा रहा था कि ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए, जब इसमें जो है क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन का योग होता है, तो 2 अभिक्रिया इस यहाँ पर भी होता है, 2 अभिक्रिया पेयर करके जो है याद रखना पड़ता है। अगर हाइड्रोजन का योग हो और नहीं तो मतलब ऑक्सीजन का वियोग हो, तो अगर हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो उसको बोलते हैं अपचयन या फिर अवकरण, इसको रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग मतलब ये जुटता है। और दूसरा होता है कि अपचयन का ही भाई है दूसरा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, इसका दूसरा नाम है उपचयन। ये नाम में जो है ध्यान से देखिएगा, इनमें सब में अ है, ए में है ऊ है, तो दोनों को याद रखिएगा, अ है, इनमें अ आता है। उपचयन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन के बारे में अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हुआ कि इनमें जुटेगा कौन, तो ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन इसमें जुटता है, इसमें हाइड्रोजन जुटता है, तो बाहर कौन जाएगा, तो बाहर जाएगा इसमें जाएगा मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वियोग उसको बोलते हैं, वियोग, O2 का वियोग। इसमें किसका वियोग होगा, तो H2 का वियोग होगा, इसमें O2 का, इसमें जो है हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का वियोग, इसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग है। तो यहाँ देखिए ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का अगर योग हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे, हाइड्रोजन जब जुटे तो अपचयन बोलेंगे, न तो अवकरण बोलेंगे। तो देखिए अपचयन या अवकरण जो है वो किस में है, तो वो जो है अवकरण अपचयन किस में है, नहीं यहाँ देखिए हाइड्रोजन जुट रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी जुट रहा है, तो हाइड्रोजन भी जुट रहा है, ऑक्सीजन भी जुट रहा है, तो केवल हाइड्रोजन जुटता, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो CO2 होता है। तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, H2 प्लस में H2, तो यहाँ से बनता है, इससे H2S बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल जो हाइड्रोजन जुट रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण है और ये अभिक्रिया जो है अवकरण है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन में जुट रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी में जुट रहा है और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन में जुट रहा है, मतलब दोनों आपस में जुट रहा है। तो जब दोनों आपस में जुट रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी जुटे, ऑक्सीजन भी जुटे, हाइड्रोजन भी जुटे, ऑक्सीजन भी जुटे, तो जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पूरा अभिक्रिया को बोलते हैं, दोनों एक साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। 5 नंबर का आंसर D नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है हम अब रफ कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, आप 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरण एक जगह से दूसरा जगह, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं कौन सा यौगिक, तो उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक या फिर सहसंयोजी यौगिक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं आयनिक यौगिक, नहीं तो उसको विद्युत सहसंयोजी, सहसंयोजी नहीं विद्युत सहसंयोजी, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बोला गया है तो विद्युत सहसंयोजी होगा। सहसंयोजी जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। तो 6 का आंसर जो होगा B नंबर, 6 का आंसर B नंबर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो लिखा गया है कि 2Cu + O2 ऐसे बना है CuO
कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, कॉपर ऑक्साइड आयनिक यौगिक हो गया। ये कॉपर जो है वो धातु है, ये अधातु है, तो आयनिक यौगिक हो गया, जिसको विद्युत सहसंयोजी या फिर ये जो है आयनिक यौगिक बोलेंगे। इसमें बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जो है कॉपर में जुड़ रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन आंसर जो है ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड कोई भी क्लोराइड हो, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl होता है। उसके बाद सोडियम यानी सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड है। उसके बाद जो है सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, यानी समझिए ये कि ये जो क्लोरीन है ना वो जो है वर्ग 17वां के तत्व है, मतलब आवर्त सारणी में इसको देखा जाए तो 17 नंबर पे है, वर्ग जो है 17 में रखा गया है, तो वर्ग 17 में जो भी तत्व है यानी फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन लेंगे तो हो जाएगा सिल्वर फ्लोराइड AgF, उसके बाद AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर आयोडाइड, तो ये सब के सब ये चारों का जो कलर है ना वो श्वेत होगा, यानी वाइट होगा, श्वेत सफ़ेद होगा, वाइट होगा ये कलर। सिल्वर क्लोराइड ही नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड हो, सिल्वर आयोडाइड हो, ये सब का कलर जो है ये आई है, आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड, ये सब का कलर जो है वो श्वेत होता है। उसके बाद है 9 नंबर में कि समीकरण जो समीकरण लिखा गया है 9 में कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है कैल्शियम ये कार्बोनेट है, इसको CO3 जो है उसका वैलेंसी 2 होता है, इसको कार्बोनेट पढ़ते हैं, वो एक मूलक होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, इसको जो है चूना पत्थर कहते हैं, इसको संगमरमर कहते हैं, मार्बल यही है, संगमरमर चूना पत्थर। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड और ये टूटा है ना, इसको उसमें हीट किया गया है, तो ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ये गैस है और ये सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार अभिक्रिया है, तो देखिए क्या होता है कि इसमें हम बताएं कि 11-12 अभिक्रिया है, जिसमें सबसे पहला अभिक्रिया होता है संयोजन वियोजन। तो संयोजन का मतलब जुटना, अब जुटने का मतलब ये हुआ कि दो तत्व मतलब छोटा छोटा दो अणु जो है, दो तत्व जो आपस में जुड़ के एक के वो बनाएगा तो ही होगा संयोजन। अब ये नहीं कि एक से ज़्यादा, जैसे इसमें बताइए कि इसमें जुटा तो है, अभिक्रिया हुआ है, लेकिन दूगो तत्व यौगिक है आपस में मिलकर दूगो बना लिया, तो ये संयोजन नहीं होगा। हाँ ये संयोजन है, एक के को बना रहा है, तो ये संयोजन हुआ। अब वियोजन का मतलब हुआ कि एक के यौगिक जो है, एक बड़ा यौगिक बड़ा अणु छोटा छोटा अणु में टूट जाना, वियोजन कहलाता। तो इसमें बताइए कि ये अभिक्रिया क्या है, तो वियोजन अगर ऑप्शन रहता तो वियोजन हो जाता, तो ये वियोजन संयोजन में ऑप्शन है, तो वियोजन भी है। उसके बाद देखिए ये वियोजन हुआ, उसके बाद यहाँ पर ऊष्मा दिया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है। हम बताए हैं कि जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है, तो अगर हमको ऊष्मा देना पड़ता है तो ऊष्मा शोषी, अगर ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्मा छेपी, तो ऊष्मा छेपी शोषी में देखिए कि क्या है, तो इस अभिक्रिया उभयगामी है, तो ये नहीं होगा। संयोजन प्रतिस्थापन, तो इसमें अगर ऊष्मा छेपी शोषी में रहता तो ऊष्मा शोषी हो जाता, ऐसे संयोजन वियोजन में है तो वियोजन हो रहा है, तो इसका आंसर जो होगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जी जो है वो अगर गल सड़ जाता है तो विघटित हो जाता है, तो कंपोस्ट बनता है, तो उससे क्या निकलता रहता है, ऊष्मा निकलता रहता है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी जब गल जाता है बी नंबर हो जाएगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में कि कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो उससे प्राप्त होता है ये NO2 और O2 प्राप्त होता है, यानी आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में जो है कौन सही है, तो ये जो है जो सूत्र दिया गया है वो धोवन सोडा का है, तो Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है धोवन सोडा, उसको धोवन सोडा बोलते हैं, धोबिया सोडा, धोवन सोडा। सोडा 3 प्रकार है, धोने वाला, खाने वाला है, धोवन सोडा है, सोडियम धोवन सोडा है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे याद रखिएगा कि कपड़ा धोने के लिए ना, कपड़ा धोने के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो है 10 अणु होगा जल का, Na2CO3 10H2O होगा। ये जैसे सूत्र ये सही है, लेकिन पूरा सूत्र जो है ये सही है, अणु के रूप में उसमें थोड़ा जो है जल का मात्रा रहता है। तो कपड़ा धोने के लिए 10 लीटर जल की आवश्यकता होगा, तो Na2CO3 10H2O ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। उसके बाद है लोहा से जिंक की लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लोहा को जो है जिंक में डुबा देंगे तो वो उस पर चढ़ जाता है ताकि वो संक्षारण नहीं होगा, तो उसको जो है क्या क्या ऑप्शन है, तो गैल्वेनीकरण है, संक्षारण है, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन है। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को जो है जस्तीकरण कहते हैं, और नहीं तो उसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्तीकरण रहता, जिंक मतलब जस्ता होता है,
तो जस्तीकरण रहता तो वो भी सही होता, तो यहाँ पर होगा गैल्वेनीकरण। 13 का आंसर बी नंबर। उसके बाद है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस, आप देखिए जस्ता है तो जस्ता मतलब जिंक हुआ, यानी 14 में है जिंक, हम अभिक्रिया करेंगे वही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करेगा तो क्या होगा, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, जिंक जो है यहाँ पर है, ये रहा जिंक, तो ये भगा देगा हाइड्रोजन को, भगा देगा तो ये हाइड्रोजन भाग गया, अब बच गया जिंक और क्लोरीन। तो जिंक के पास जो है 2 वैलेंसी है, क्लोरीन के पास जो है 1 ही वैलेंसी है, तो ZnCl2 हो जाएगा, वैलेंसी का आदान प्रदान होता है। तो क्या बना, तो जब धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, आप जो याद रख लीजिए। तो ये इसमें जो होगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, यानी आंसर सी हो जाएगा 14 का। उसके बाद जो है लिखा गया है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जो है जल में विलय है, तो तत्व हो सकता है, तो हो सकता है ये क्या, तो वो कैल्शियम होगा, यानी आंसर ए नंबर करेक्ट है। तो 15 देखें। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो है लिखा गया है कि ये अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया है, किसका जो है अपघटन हो रहा है। तो इसमें जो अपघटन का मतलब होता है, अपघटन जो हो रहा है यहाँ पर वो हो रहा है सी नंबर जो 2KClO3, और जो मतलब अपघटन हो रहा है टूट रहा है। अपघटन क्या होता है, मतलब हुआ कि जैसे वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटना होता है, लेकिन अपघटन का मतलब हुआ कि हम उसको करेंट देंगे और वो अब 2 पार्ट में अपघटित हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड को जो है वो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसका जो है 2 आयन में वो विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपघटन होगा वो सी नंबर KCl मतलब पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड है, और वो KCl और ऑक्सीजन में विभक्त हो रहा है, तो 16 का जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 17 में लिखा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, सही बताना है। तो जिंक ऑक्साइड है और उसमें जो है इसमें कार्बन जुट रहा है, तो इसको चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा गया है जिंक ऑक्साइड ZnO, इसमें कार्बन जुट रहा है और ये से बन रहा है जिंक प्लस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो मोनो मतलब एक ही ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन होता था डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन ट्राइऑक्साइड। तो लिखा गया ऑप्शन कि कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब हुआ कि कार्बन में ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन को ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बताइए कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। उसके बाद है कि जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण जुट रहा है क्या। उसके बाद कार्बन अपचयित हो रहा है, तो कार्बन में हाइड्रोजन तो है ही नहीं था, अपचयित होगा ही नहीं, अपचयित वाला जो भी ऑप्शन है ना वो गलत होगा, तो या तो ऑप्शन ए न तो बी होगा। तो क्या हो रहा है, तो कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है मतलब कार्बन अपचयित हो रहा है, आंसर ए करेक्ट है 17 का। फिर 18 का देखिए, 18 में है कि कौन जो है संयोजन है, तो बताइए कौन संयोजन है। मतलब संयोजन का मतलब 2-3 चीज़ जो है जुड़ के एक को बनेगा तो वो संयोजन होगा। जैसे समझिए कि जो खिचड़ी हुआ, खिचड़ी एक संयोजन अभिक्रिया, उसमें जो कुछ भी रखना है उससे सिर्फ खिचड़ी बनेगा, वो खिचड़ी हो गया संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें बताइए इधर जो है मतलब RHS में कोई एक ही यौगिक होगा, तो सी नंबर में देखिए कि वो भी जो है मतलब एक ही यौगिक है। उसके बाद ए नंबर में भी जो है एक ही यौगिक है, तो सी होगा या ए होगा, तो दोनों जो है सही है। संयोजन अभिक्रिया के लिए जो है सी नंबर वाला और मतलब ए नंबर वाला और सी नंबर वाला दोनों सही है, दोनों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 18 का ए और सी दोनों हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है 19 में, तो विस्थापन में जो है बस यही एक पद को विस्थापित कर दिया जाता है। तो पहला देखिए, पहला नंबर जो है उसमें क्या है कि एक यौगिक जो है 2-3 भागों में टूट रहा है तो वियोजन हो रहा है। उसके बाद दूसरा में जो है वहाँ पर द्विविस्थापन है, दोनों पद का विस्थापित हो रहा है। हाइड्रोजन जो है जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है ऑक्सीजन में और कैल्शियम जुट रहा है क्लोरीन के साथ, तो द्विविस्थापन वह विस्थापन हो गया। उसके बाद है Fe+CuSO4, तो ये है सही, ये जो है अभिक्रिया हुआ आपका विस्थापन अभिक्रिया Fe+CuSO4 है। तो यहाँ देखिए कॉपर और Fe में दोनों में रेस चलेगा, तो Fe और कॉपर में कौन जीतेगा, Fe जीतेगा, यानी Fe जो है कॉपर को भगा देगा, बचेगा क्या, तो FeSO4 के पास 2, इसके पास 2, इसलिए वो दोनों कैंसिल है। तो ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन बोल सकते हैं। उसके बाद डी नंबर जो है वो भी द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो द्विविस्थापन है, ये एकल विस्थापन है। तो आंसर जो होगा वो सी नंबर करेक्ट है। फिर 20 में बताइए, 20 में वही क्वेश्चन है, ये 19, ये जो है क्वेश्चन 19 का था। फिर 20 में देखिए कि लोहा चूर्ण, वही क्वेश्चन है, लोहा के चूर्ण है, वो क्वेश्चन पहले था HCl, तो इससे क्या बनेगा, तो इससे हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ पर Fe हाइड्रोजन,
इसको बाहर कर देगा तो हो जाएगा FeCl2। तो कौन सा गैस क्या उत्पन्न हुआ? तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, यानी आंसर ए करेक्ट है। उसके बाद 21 में लिखा गया है कि कौन जो है एक अपघटन अभिक्रिया है। तो इसमें भी देखिए वही वाला आंसर है, एक क्वेश्चन जो है इधर था ये अपघटन वाला। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी जो आंसर होगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 21 का बी नंबर। फिर 22 नंबर देखिए, 22 में लिखा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? उपचयन अपचयन, रिडक्शन, उसमें जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया होगा। तो पहला अभिक्रिया देखिए कि वो जो है वियोजन हो गया। दूसरा अभिक्रिया जो है उसमें क्या है कि हाइड्रोजन क्लोरीन में जुट रहा है, तो वो कौन हो जाएगा? तो अवकरण अभिक्रिया होगा, रिडक्शन अभिक्रिया। फिर तीसरा अभिक्रिया जो है उसमें ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुट रहा है। और चौथा अभिक्रिया तो वो जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो सी नंबर करेक्ट है, सी नंबर 22 का। उसके बाद 23 में है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? मतलब दहन अभिक्रिया किसको जो है जलाएंगे तो उष्मा और ऊर्जा तथा प्रकाश उत्पन्न होगा। तो जल को उबालेंगे तो उष्मा प्रकाश ये सब तो उत्पन्न नहीं होगा ना, उष्मा उत्पन्न हो जाएगा लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। मोम का पिघलना, उसके बाद पेट्रोल का जला, तो पेट्रोल जलाएंगे तो सब कुछ उत्पन्न होगा, प्रकाश भी उत्पन्न होगा, उष्मा भी उत्पन्न होगा। तो ये सी नंबर, तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। तो बताइए ऑक्सीजन अगर जुटेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा या फिर उपचयन होगा। उपचयन, उपचयन जिसको जो है ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए उपचयन अभिक्रिया होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन असत्य है, मतलब गलत बात है? ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो बात सही है। अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो ये भी बात सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, और फिर है अब कारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो देखिए ऑक्सीकारक जो है वो खुद को ऑक्सीकृत तो करते हैं, लेकिन अवकारक खुद को अवकृत करते हैं, अवकृत। तो यहाँ पर लिखा गया ऑक्सीकृत, डी नंबर बात जो है वो गलत है। फिर 25 नंबर में देखिए कि किस यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाना कहलाता है। हटना मतलब हाइड्रोजन ह्रास हो रहा है, घट रहा है, हट रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। उपचयन यानी आंसर बी नंबर। ये 25 का जो होगा वो डी और 24 का जो होगा वो उपचयन। 24 का वो बी नंबर होता और 25 का जो है वो डी नंबर। और 26 का क्या होगा? हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो बी नंबर उपचयन हो रहा है। उसके बाद 27 नंबर देखिए, 27 नंबर किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहते हैं? तो ज्वलन ताप कहते हैं। 27 नंबर में ज्वलन ताप यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 28 में है कि एक भूरे रंग का चमकदार जो तत्व X है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम है। तो तत्व X का नाम जो है वो क्या होगा? तो वो हमारा जो तत्व होगा वो कहा कि किसी भूरे रंग का काला चमकदार तत्व X को वायु में अगर जलाएंगे ना तो वो गर्म हो जाता है, मतलब गर्म करने पर, वायु में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो तत्व का नाम, तो वो तत्व जो है काला हो जाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, मतलब वो भूरा है, और जब उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो काला बन जाता है। तब बताना है कि वो कौन सा तत्व होगा। तो वो तत्व जो है, अब जैसे तत्व पूछा है तो सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और ये जो है पोटेशियम है, तो इसमें जो होगा कॉपर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट है। फिर 29 में है कि Na2SO4 है, मतलब सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। तो देखिए सोडियम है और सल्फेट है, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, इससे जो बना है, इससे बना है क्या? तो यहाँ पर इससे क्या बनेगा? सोडियम जो है विस्थापित कर देगा बेरियम को, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, इधर बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पर द्विविस्थापन हो रहा है, एक भगा दिया, मतलब ओकरा स्थान ले लिया, वो ओकरा स्थान, दोनों जो है एक दूसरे को का स्थान जो है ले लिया है, एक्सचेंज कर दिया है। मतलब आयनों के आदान प्रदान से जो मतलब अभिक्रिया होता है उसको जो है द्विविस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया 29 का सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 30 में देखिए क्या होगा? 30 में क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया है। 30 में एकल विस्थापन अभिक्रिया है जिसको वियोजन बोलते हैं, तो डी नंबर करेक्ट है। फिर 31 नंबर देखिए, 31 नंबर में लिखा गया है कि कार्बन है ऑक्सीजन से जुट रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन से जुट रहा है तो या तो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण वाला ऑप्शन है तो वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया है ये।
संयोजन अभिक्रिया यानी ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद 32 में देखिए क्या हो रहा है, तो 32 में जो है दो लोग मतलब दो तत्व जो है दो यौगिक जो है जुट के एक बना रहा है, तो ये जो है क्या होगा, संयोजन हो जाएगा। अगर संयोजन अगर ऑप्शन न रहता तो हम इसको लिखते हैं, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों जुट रहा, तो ये अभिक्रिया जो संयोजन ही होगा, न विस्थापन होगा न प्रतिस्थापन होगा, तो ये संयोजन होगा। अच्छा, ये संयोजन, हाइड्रोजन कैल्शियम को विस्थापित कर नहीं सकता, दोनों जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो 32 का जो है 32 का आंसर ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उष्मीय वियोजन कहते हैं, यानी 33 का बी नंबर करेक्ट है। 33 का भी बी नंबर। तो तब तक जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसके बाद इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। लिखा गया है 34 नंबर में है क्वेश्चन कि जिन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित हो रहा है, मतलब उष्मा जो है हम दे रहे हैं, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलते हैं। शोषण हो रहा है, शोषी बोलते हैं, तो शोषी बी नंबर। 35 वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच जो है आयनों के आदान प्रदान, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो आयनों के आदान प्रदान जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आयनों के एक्सचेंज से बनता है, तो आंसर जो होगा डी। फिर 36, उसके बाद लिखा गया 36 में कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, तो संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण यानी सी नंबर। फिर 37 देखिए। 37 में है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन जो है ह्रास हो गया, वियोग हो गया, तो ऑक्सीजन का वियोग हुआ, हाइड्रोजन का योग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, या फिर उपचयन बोलते हैं, या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं, मतलब उसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण ऑप्शन में नहीं है, उपचयन उपचयन, एक है अपचयन अवकरण, दोनों में है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, उपचयन यानी ए। उसके बाद 38 नंबर में लिखा गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के जो है लवण बनते हैं, तो अविलेय मतलब बिना घुलने वाला अविलेय बनता है। उसके बाद 39 नंबर देखिए, तो 39 नंबर में है लेड है, उसको कॉपर जो है क्लोराइड के साथ गर्म, कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया किया गया है, तो इधर बना है, लिखते हैं इसका आंसर नहीं, इसको लिखते हैं पीबी है, और ये कॉपर क्लोराइड है। तो इसे देखिए, अब यहाँ लेड और कॉपर में देखिए दोनों में ऊपर कौन है, तो लेड ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो क्या करेगा, कॉपर को जो ये भगा देगा, भाग गया, तो ये हो जाएगा PbCl2, प्लम्बम होता है, लेड कांच, 2 वैलेंसी होता है। तो अब यहाँ बताइए कि ये जो बना है PbCl2 बना है, तो ये कौन अभिक्रिया क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया एक के पद को। हाँ, और द्विविस्थापन में यही कार्य होता है, लेकिन वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ पर लेकिन यहाँ पर भगा दिया जाता है, तो विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, तो इसको बोलते हैं एकल विस्थापन, या फिर देखिए तो एकल विस्थापन है, एकल विस्थापन नहीं होगा तो सिर्फ विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट, ए नंबर। उसके बाद 40 वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयित की गति हो जाती है। वायुरोधी मतलब ऑक्सीजन रोधी, मतलब जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है, मतलब वो कंटेनर रखेंगे, मतलब जिसमें हवा न लगेगा, तो उनमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ जो भोजन है वो क्या होगा, धीरे धीरे से जो है वो, मतलब जैसे जिसमें अगर हवा लग जाएगा तो जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है, जो भोजन में अगर हवा लगता है तो ही वो ख़राब होता है, हवा नहीं लगेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि वायुरोधी बर्तन है, ओ में जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है क्या हो जाती है, तो धीमी हो जाती है, धीमी। तो आंसर जो है ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद 41 में देखिए कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया, तो बस जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक बोला जाता है। जिंक यहाँ पर है, देखिए जिंक यहाँ पर है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है, जिंक जो है ऊपर है, मतलब ये क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को भागा देगा, ये भाग गया, ये हो जाएगा ZnSO4, दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है, ये कट जाएगा। तो ये जो बना है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस, तो H2, यानी आंसर सी नंबर 41 का। फिर 42 में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं।
तो अभिकारक रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी ए नंबर करेक्ट है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन वो 44 ही क्वेश्चन है, चलिए ख़त्म हो जाएगा। समीकरण लिखा गया है कि H2 + O2 है, तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जो संयोजी बनाएगा तो H2O बनेगा। संतुलित करेंगे तो 2 से गुना, तो इधर भी 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। तो पूछा जा रहा है कि ये क्या अभिक्रिया है, तो 2 लोग मिलकर एगो लोग बनाया है, मतलब ये खिचड़ी बनाया है। खिचड़ी में बहुत सारा चीज़ मिलाते हैं तो एक खिचड़ी बनता है, तो ये क्या हो गया, वियोजन। खिचड़ी है खिचड़ी, वियोजन, और वियोजन सॉरी संयोजन। संयोजन को, वियोजन में क्या होता कि एक चीज़ को जो तोड़ते हैं ना तो बहुत सारा मिल जाता, तो वियोजन। तो ये संयोजन हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट है, ए नंबर। फिर लास्ट है 44 कि कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना कोई भी चीज़, तो ये दहन तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन, तो श्वसन भी ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो उसके बाद श्वसन की क्रिया जो है संपन्न होता है। भोजन का पचना अवक्षेपण है, तो भोजन का पचना, भोजन जो पचता है और अवक्षेपण, तो अवक्षेपण होगा, तो आंसर जो है अवक्षेपण यानी डी नंबर। तो इस तरीके से जो है हम केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्लियर करा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।